अध्याय 695। क्या आप लू यून से पहले मिले हैं? शेन मियामियान ने धीरे से समझाया। मैंने देखा कि आप हाल ही में काफी व्यस्त थे और यह मामला बड़ा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि उसे अनदेखा करना ही बेहतर होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में मुझे धोखा देने और मुझे बाहर निकालने की हिम्मत करेगा। ये देखकर कि उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी खराब थी, उसने तुरंत विषय बदल दिया। भाई, मुझे लगता है कि कोई पर्दे के पीछे से चीजों में हेरफेर कर रहा है। लू सियुआन से जुड़ी लड़ाई के लिए यह एक संयोग रहा होगा। हे नान ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या तुम्हें झो सियू पर संदेह है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, शेन मियामियान ने इससे इनकार नहीं किया और सीधे तौर पर अपना संदेह साझा किया। मुझे लगता है कि उसे इस मामले से अलग नहीं किया जा सकता है। वह अकेली है जो गु जियानली और तियान कैयान दोनों को जानती है। गु जियानली के इरादे दुर्भावनापूर्ण हैं, लेकिन वह स्मार्ट नहीं है। किसी के उकसाने के बिना उसने मुझे धोखा देने और मुझे बाहर जाने के लिए मजबूर करने का तरीका नहीं सोचा होगा। शुक्र है वह तेज तर्रार थी, नहीं तो इस बार जरूर गंभीर संकट खड़ा हो जाता। जाहिर तौर पर हे नान का भी यही विचार था। जैसे ही उन्होंने कहा, आपको गु जियानली के मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगा। अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो आपको मुझे समय पर बताना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किसी का भी नोट मिले, आप खुद ही भाग न जाएं। हाँ, शेन मियामियान को भी पता था कि वह इस बार लापरवाह थी। गु जियानली बस उसे एक सच्ची उपलब्धि देना चाहता था। उसके बारे में सोचकर ही उसे घिन आने लगी। एक पल की चुप्पी के बाद हे नान ने अचानक पूछा, क्या आप लू यून से पहले मिले हैं? उद्धरण चिन्ह। मेरे पास है। शेन मियामियान को नहीं पता था कि वह ये क्यों पूछ रहा था, लेकिन फिर भी ईमानदारी से स्वीकार किया। आंटी लू ने मुझे पहले भी खोजा था। वह लू सियुआन को स्कूली शिक्षा के लिए बीजिंग ले जाना चाहती थी। उसे संदेह था कि सियुआन और मैं एक पिल्ला प्यार में थे। ये कहते हुए शेन मियामियान को कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ, इससे पहले कि वह लू सियुआन की उसके प्रति भावनाओं के बारे में जानती थी। वह निर्दोष थी, लेकिन सियुआन के विचारों से अवगत होने के बाद वह इतने आत्मविश्वास से नहीं कह सकी कि सियुआन की बीजिंग जाने की अनिच्छा का उससे कोई लेना देना नहीं था। हे नान की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, इस डर से कि कहीं वह भी गलत न समझ ले। शेन मियामियान ने तुरंत कहा, सियुआन पहले ही अध्ययन के लिए बीजिंग जाने के लिए सहमत हो चुका है। उन्होंने नान ने उदासीनता से जवाब दिया और विस्तार से नहीं बताया। कार जल्द ही दुकान पर आ गई। उसके बाहर निकलने से पहले शेन मियामियान और हे नान ने विदाई दी। दाजुन अभी भी दुकान में था और नहीं निकला। उसे वापस आते देख उसने बस लू सियुआन की स्थिति के बारे में पूछताछ की। दिन के दौरान जो कुछ हुआ उसके कारण दाजुन को लगा कि दुकान को एक आदमी की जरूरत है, इसलिए उसने कहा, मेरे लिए अकेले घर जाना कोई परेशानी नहीं है, इसलिए आप सभी का काम खत्म होने के बाद मैं घर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये जानते हुए कि दाजुन को जियाओकुई पसंद है और दुकान पर उसका उसके साथ अधिक संपर्क का मतलब है, शेन मियामियान ने उसके सुझाव को अस्वीकार नहीं किया। लू सियुआन एक सप्ताह तक अस्पताल में रहे। इस दौरान शेन मियामियान ने एक बार फिर उनसे मुलाकात की। चूंकि लू यून वहां था, इसलिए उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसने शेन मियामियान से कहा कि वह अब से सब्जी की दुकान उसके लिए छोड़ रहा है, क्योंकि लू यून ने बीजिंग वापस जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की थी। लू सियुआन अपनी छुट्टी के दिन अचानक चला गया और शेन मियामियान ने उसे विदा करने का प्रबंधन नहीं किया। जीवन अपनी पिछली दिनचर्या
सांसारिक और स्थिर, फिर से शुरू हो गया। एकमात्र अंतर लू सियुआन की अनुपस्थिति थी। सबसे पहले शेन मियामियान को थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन बाद में डू जियाओहुई ने उसके बगल की सीट ले ली। उस घटना के बाद यांग शियाओक्सी ने उसे पहले की तरह परेशान करना बंद कर दिया। कभी कभी जब वह दूसरों को शेन मियामियान के बारे में गपशप करते हुए सुनती थी, तो वह उसके लिए भी बोलती थी। उनके अनुसार वह दयालुता का बदला चुकाने वाली महिला थी, इसलिए चूंकि लू सियुआन ने उसे बचाया था, इसलिए वह उसकी ओर से शेन मियामियान की देखभाल करेगी। यांग शियाओक्सी के तर्क के संबंध में शेन मियामियान कुछ हद तक चकित थे। ये पूरी तरह से बच्चों जैसा विचार था, लेकिन फिर भी एक कम प्रतिद्वंद्वी होना उसके लिए अच्छी खबर थी। 696 क्या आप मुझसे झूठी गवाही देने के लिए कह रहे हैं? धीरे धीरे उसे आश्चर्य हुआ। शेन मियामियान और यांग शियाओक्सी वास्तव में दोस्त बन गए। उसे और भी आश्चर्य हुआ कि गु जियानली फिर से उसकी तलाश में नहीं आए, जिससे शेन मियामियान काफी खुश हुआ। सबसे पहले उसने सोचा कि गु जियानली ने आने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह कुछ बुरा प्रयास करने का दोषी था, जब तक कि गु जियानबिन एक सप्ताह बाद शनिवार को सब्जी की दुकान के प्रवेश द्वार पर नहीं आया और उसे पता चला कि गु जियानली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और पहले ही आधा महीना हिरासत में बिता चुका था। मिया, मुझे आशा है कि तुम मेरे भाई के लिए गवाही दे सकती हो। उसका वास्तव में तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करने का इरादा नहीं था। वह सिर्फ तुम्हें पसंद करता है और तुम उसे नज़रअंदाज कर रही हो, इसलिए वह तुम्हें हमारे घर देखने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। उसका कोई गलत इरादा नहीं था। गु जियानबिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बड़ा भाई शेन मियामियान के साथ कुछ भी करेगा। उसने सोचा कि उसका भाई शेन मियामियान से बहुत प्यार करता था और उसे स्थानांतरित करने के लिए उसे घर लाना चाहता था। बेशक गु जियानली को ले जाने से पहले वह नहीं जानता था कि उसका बड़ा भाई हर शनिवार को शेन मियामियान को खोजने जाता था। उसने सोचा था कि उसका भाई केवल मियामियान के प्रति एकतरफा प्यार पाल रहा था। इस बिंदु पर कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी थी। वह बस अपने बड़े भाई को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालना चाहता था। यदि उसका बड़ा भाई सचमुच जेल चला गया, तो उसकी अपनी प्रतिष्ठा भी अच्छी नहीं होगी। उसने अपने भाई के पकड़े जाने के बारे में अपने परिवार को बताने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा उसकी मां ने बहुत पहले ही हंगामा खड़ा कर दिया होता। शेन मियामियान ने ठंडी हंसी उड़ाई। ये तथ्य सच है कि तुम्हारे भाई ने मुझे उसके साथ बाहर जाने के लिए धोखा दिया था। क्या तुम मुझसे झूठी गवाही देने के लिए कह रही हो? उद्धरण चिन्ह। आप वास्तव में गलत समझ रहे हैं मियामियान। मुझे पता है कि मेरा बड़ा भाई किस तरह का व्यक्ति है। वह कुछ भी अपमानजनक करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह बस आपको बहुत पसंद करता है और आवेगी है। गु जियानबिन ने जोरदार तर्क देना जारी रखा। जाओ पुलिस से बात करो। पुलिस के पास निर्णय लेने की क्षमता है। मैं जो मानता हूँ उसका कोई फायदा नहीं है। पुलिस को आश्वस्त होने की जरूरत है, शेन मियामियान ने दृढ़ता से कहा। शेन मियामियान की उदासीन अभिव्यक्ति को देखकर, जिसमें बातचीत के लिए थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं थी, गु जियानबिन निराश होकर चला गया। गु जियानली को गुंडागर्दी के अपराध में कुछ महीनों की सजा सुनाई गई। पलक झपकते ही 4 महीने बीत गए। शेन मियामियान ने हाई स्कूल के पहले वर्ष से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और दूसरे वर्ष के समय का स्वागत किया। उसकी कक्षा में शैक्षणिक माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान लू सियुआन ने एक भी फोन नहीं किया, लेकिन उन दोनों के बीच अक्सर पत्र व्यवहार होता था। इस अवधि में वांग इरफेंग ने 2 बार परेशानी पैदा की।
पहली बार शेन मियामियान वहां नहीं था और दाजुन ने उसका पीछा किया। दूसरी बार शेन मियामियान और ब्रदर हे एक साथ थे और वांग इरफेक ब्रदर हे के आचरण से भयभीत हो गए और फिर वापस नहीं आए। पास ही उसकी जैसी ही एक और दुकान खुल गई। हालांकि यह कोई फार्म हाउस सब्जी की दुकान नहीं थी, लेकिन इसकी सब्जियां उसकी तुलना में सस्ती थीं और इसने अच्छा व्यवसाय किया। उनकी अपनी दुकान कुछ हद तक प्रभावित हुई, लेकिन फिर भी उन्हें प्रति माह लगभग 3000 का शुद्ध लाभ होता था। लिचेन के उपनगरों का विकास किया जा रहा था। घर की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं। फिर भी शेन मियामियान आदर्श घर खरीदने में कामयाब नहीं हो पाया था। दूसरी ओर झोउ सियू अच्छा कर रहे थे। अपने अथक प्रयासों से उसने सफलतापूर्वक गु जियानबिन को पकड़ लिया। दोनों ने अपने रिश्ते की पुष्टि की और बीजिंग विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा एक साथ देने की योजना बनाई। जहां तक उसकी और तियान कैयान की बात है, उस घटना को लेकर उनमें मतभेद हो गया। उसने छात्रावास भी स्थानांतरित कर दिया। झाओ शिनलान दूसरे वर्ष की शुरुआत में एक शारीरिक शिक्षा कक्षा के दौरान गिर गई। उसे अस्पताल ले जाया गया और पता चला कि वह गर्भवती थी। उसे स्कूल से निकाल दिया गया। इस बात से झोउ सियू काफी समय तक खुश रहे। झाओ शिनलान के बिना कोई भी उसके झूठ को उजागर नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सकारात्मक दिशा में जा रहा है। लेकिन जब गु जियानली को जेल से रिहा किया गया तो ये शांत जीवन बाधित हो गया। उस दिन हमेशा की तरह शेन मियामियान स्कूल गई, लेकिन स्कूल के प्रवेश द्वार पर उसे एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। पलक झपकते ही वह चला गया। अध्याय 697। आप जियानली से तुलना कैसे करते हैं? शेन मियामियान ने दिनों की गणना की और यह महसूस करते हुए कि उसकी आंखें उसे धोखा नहीं दे रही थीं, सतर्क रहना शुरू कर दिया। गु जियानली को कुछ समय पहले ही जेल से रिहा किया गया होगा और वह उसे ढूंढने के लिए पहले ही उसके स्कूल आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसने उसे नहीं छोड़ा था, वरना कई महीनों तक बंद रहने के बाद उसके विचार और भी विकृत हो गए थे। उसे सावधान रहना था। इस बीच शेन मियामियान को स्कूल में प्रवेश करते देखने के बाद गु जियानली एक फार्मेसी में गया, कीटनाशक की एक छोटी बोतल खरीदी और शहर में अपने घर लौट आया। वांग इरफेक इस दौरान शहर में रह रही थी और स्कूल गेट पर एक छोटा स्नैक व्यवसाय स्थापित करने की योजना बना रही थी, लेकिन उसने अभी तक सभी उपकरण तैयार नहीं किए थे। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वह उसे खोलने के लिए दौड़ी और गु जियानली को देखकर चौंक गई। होश में आकर उसने उसे पकड़ लिया और मारने पीटने लगी। अरे नालायक बच्चे, मैंने गांव में बहुत सारी लड़कियां तुमसे मिलवाईं और तुमने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। अपना दिल उस छोटी सी लोमड़ी पर लगा दिया, यहाँ तक कि तुमने उसकी वजह से खुद को जेल में डाल लिया और हमने अपना सब कुछ खो दिया। तुम्हारा भाई स्कूल में अपना सिर भी नहीं उठा सकता और अब तुम वापस आ गए हो। तुम जेल में क्यों नहीं मर गए? उद्धरण चिन्ह। कुछ महीनों के दौरान जब वह जेल में था, उसके परिवार का एक भी व्यक्ति उससे मिलने नहीं आया और गु जियानली पहले से ही गुस्से में था। जैसे ही वह वापस आया, उसकी माँ उससे चिपक गई, बिना किसी सहानुभूति के उसे मारती और डांटती रही। उसके शब्द उसके छोटे भाई के प्रति एहसान से भरे हुए थे। गु जियानली का गुस्सा फूट पड़ा और उसने वांग इरफेन को धक्का देकर निकाल दिया। बस, वह बोला। वांग इरफेन आश्चर्यचकित रह गई। ये पहली बार था जब उसका बेटा उस पर चिल्लाया था। तो अब तुम मुझ पर चिल्लाने के लिए काफी साहसी हो गई हो, है ना? उद्धरण चिन्ह। गु जियानली अपनी छाती पीटते हुए दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। जब से मैं छोटा था, तुमने हमेशा जियानबिन का पक्ष लिया है। अब जब हम बड़े हो गए हैं,
तब भी तुम वही हो। वह तुम्हारा बेटा है, क्या मैं नहीं हूँ? उद्धरण चिन्ह। आप जियानबिन से कैसे तुलना कर सकते हैं? वांग इरफेंग को नहीं लगा कि अपने छोटे बेटे का पक्ष लेने में कुछ भी गलत है। जियानबिन स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और भविष्य में कॉलेज जाकर परिवार का नाम रोशन करेगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जियानबिन के बिना क्या हम शहर के इस बड़े घर में रह पाएंगे? उद्धरण चिन्ह। कौन माँ ऐसे बेटे से प्यार नहीं करेगी? ये सुनकर गु जियानली और भी क्रोधित हो गई। ठीक है, तुम उससे प्यार करते हो, बस उससे प्यार करते रहो। मैं देखना चाहता हूँ कि भविष्य में वह कितना पुत्रवत होगा। मुझे अब तुमसे कुछ नहीं कहना है। मैं इस परिवार में सबसे बड़ा बेटा हूँ और मैं शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। शहर में ये घर, मैं इसे अपनी दुल्हन के घर के रूप में रखना चाहता हूँ। सब कुछ गु जियानबिन पर छोड़ने के बारे में सोचना ठीक नहीं होगा। कई महीने जेल में बिताने के बाद गु जियानली और भी अधिक स्वार्थी हो गया था। वह अपने लिए और अधिक हासिल करना चाहता था। यदि उसका भाई कॉलेज जाता और उसका भविष्य असीमित होता और घर भी उसके भाई के पास चला जाता, तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। ये कैसे उचित हो सकता है? वह परिवार में सबसे बड़ा था और वह परिवार की संपत्ति पाने का सबसे बड़ा हकदार था। हम अभी मरे भी नहीं हैं और आप पहले से ही विरासत के बंटवारे के बारे में सोच रहे हैं। वांग इरफेंग लगभग गुस्से से घिरी हुई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सबसे बड़ा बेटा, जो अभी जेल से छूटा है और घर में प्रवेश भी नहीं किया है, पहले से ही विरासत को विभाजित करने के बारे में सोच रहा है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया, गु जियानली चिल्लाया। उसकी भावनाएं अत्यधिक तीव्र हो गईं। पिछले कई महीनों से उसकी दबी हुई भावनाएं आखिरकार फूट पड़ीं। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक तुम्हारे पिता और मैं मर नहीं जाते, कोई भी इस घर को छूने के बारे में भी नहीं सोचेगा। ये घर उनके छोटे बेटे के लिए था। उसका सबसे बड़ा भाई इस तरह का व्यवहार करते हुए इतने बड़े घर का हकदार कैसे हो सकता है? आपको मरने की जरूरत नहीं है। गु जियानबिन ने वह कीटनाशक निकाला जो उसने पहले तैयार किया था, ये दिखाते हुए कि वह इसे पीने जा रहा है। यदि आप मुझे ये घर नहीं देंगे, तो मैं यहीं मर जाऊंगा। अगर मैं इसमें नहीं रह सकता, तो मैं इसमें मर जाऊंगा, और फिर हम देखेंगे कि उसके बाद इसमें जाने की हिम्मत कौन करता है। अगर तुम में हिम्मत है, तो पी लो। अगर तुम मर भी जाओ, तो तुम्हें इस घर का हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर तुम मर जाओ, तो तुम्हारे पिता और मैं तुम्हारी शादी पर खर्च किए गए पैसे बचा लेंगे, और उसके बाद हम तुम्हारे भाई के साथ रहेंगे। वांग इरफेंग को विश्वास नहीं हुआ कि बोतल में वास्तव में कीटनाशक था। इन दिनों जब जीवन इतना अच्छा है तो कौन स्वेच्छा से मरेगा? अध्याय 698 परेशानी की तलाश। यह मानते हुए कि गु जियानली सिर्फ झांसा दे रहा था, वांग इरफेंग ने न केवल उसे रोका बल्कि जानबूझकर उसे अपने शब्दों से उकसाया। क्या आपको विश्वास है कि मैं इसे अभी पीऊंगा और आपके देखने के लिए यहीं मर जाऊंगा? गु जियानली वास्तव में वांग इरफेंग को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर वह इतना क्रोधित हो गया कि गुस्से से लगभग मर ही गया। वह लंबे समय से जानता था कि उसके माता पिता उसके छोटे भाई का पक्ष लेते थे, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उनका पक्षपात इतना आगे बढ़ जाएगा। सौभाग्य से वह समय पर होश में आ गया था और जानता था कि उसे अपने लिए लड़ना होगा। अन्यथा एक बार जब उसका भाई स्नातक हो गया, तो परिवार के घर में उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ये घर तो उसे लेना ही था। वांग इरफेंग बिल्कुल भी नहीं डरा और उसे लगातार उकसाता रहा। आगे बढ़ो, पी लो। अगर तुम अभी पीते हो और मर जाते हो, तो कल मैं तुम्हें दफनाने के लिए एक पुआल की चटाई ढूंढूंगा।
मैं तुम्हारे लिए अंतिम संस्कार भी नहीं करूँगा। तुम्हारे पिता और मैं दिखावा करेंगे कि हमारे पास इतना बेकार बेटा कभी नहीं था। उसने खेती क्यों नहीं की और इसके बजाय व्यवसाय करने के लिए शहर चली गई? एक कारण ये था कि खेती से पैसा, लेकिन दूसरा ये था कि गांव के लोग उसकी पीठ पीछे कानाफूसी कर रहे थे। गु जियानली को बलात्कारी कह रहे थे। ये प्रतिष्ठा एक ठग होने से कहीं अधिक बुरी थी। उसका पति इतना क्रोधित था कि वह बीमार पड़ गया, और उनका छोटा बेटा इतना परेशान था कि उसने गांव लौटने से इनकार कर दिया। अब जैसे ही वह लौटा, घर में कदम रखे बिना ही वह पहले से ही घर की मांग कर रहा था। ये बेटा कर्ज वसूलने वाले जैसा था। यदि वह मर गया होता तो यह आसान होता। तो आपने ये घर जियानबिन को देने का मन बना लिया है, मुझे नहीं। क्या ये सही है? गु जियानली इतना गुस्से में था कि उसकी आंखें लगभग उसके सिर से बाहर निकल आई थीं। वह इस हद तक गुस्से में था कि उसने सचमुच कीटनाशक पीने के बारे में सोच लिया था। वांग इरफेंग को अभी तक गु जियानली की असामान्य स्थिति पर ध्यान नहीं आया था। वह अपने बड़े बेटे को भी अच्छी तरह जानती थी। वह कीटनाशक पीने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा उसने पहले कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। फिर भी अब वह उद्दंड था। उसे लगा कि अगर इस बार वह पीछे हटी तो भविष्य में उसका बड़ा बेटा उस पर भारी पड़ेगा। तो उसने कहा, अगर मुझे ये घर बेचना भी पड़े तो भी मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। इतना कहकर वह मुड़ी और घर में चली गई। तो इसमें किसी को न रहने दो। गु जियानली उसके पीछे हटने पर चिल्लाया। कीटनाशक की बोतल पकड़ ली, ढक्कन खोला और एक ही बार में उसे पी लिया। बाद में वह अपने कमरे में दाखिल हुआ, लात मारकर दरवाज़ा खोला, बिस्तर पर लेट गया और ऐसे लेट गया मानो मरने का इंतज़ार कर रहा हो। अपने कमरे में लौटने के बाद वांग इरफेंग ने कुछ देर तक बाहर गिरने और धमाकों की आवाज़ों के अलावा कुछ भी नहीं सुना। उसने सोचा कि उसका बड़ा बेटा सिर्फ नखरे कर रहा है, इसलिए उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, अपने जूते उतार दिए और बिस्तर पर झपकी ले ली। वह 2 घंटे से अधिक समय तक सोई, और जब वह उठी तो दोपहर का 1 बज चुका था। बाहर शांति थी, और वांग इरफेंग ने सोचा कि उसका बड़ा बेटा शांत हो गया है। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। लिविंग रूम कीटनाशक की तेज़ गंध से भर गया था, जिससे वांग इरफेंग को अचानक बुरा महसूस हुआ। जियानली, उद्धरण चिन्ह। वह जल्दी से आंगन में गई और जमीन पर एक खाली कीटनाशक की बोतल के अलावा कुछ नहीं देखा। गु जियानली का कोई निशान नहीं। पहले सुने गए शोर को याद करते हुए वांग इरफेंग जल्दी से अपने बड़े बेटे के कमरे की ओर भागी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लगभग बेहोश हो गई। वहाँ गु जियानली फर्श पर अकड़ा हुआ पड़ा था। उसकी आंखें चौड़ी और उभरी हुई थीं। उसका चेहरा काला पड़ गया था। उसकी आंखों और मुंह से काले खून की धारा बह रही थी। जैसे ही वह धीरे धीरे होश में आए, वांग इरफेंग जोर से चिल्लाए, एक आदमी मर गया है, एक आदमी मर गया है, मेरा बेटा। शेन मियामियान को अनजाने में ही दाजुन से गु जियानली की मौत के बारे में तीसरे दिन पता चला। ग्रामीण लोग बहुत बातें करते हैं, और खबरें 1 से 10 और 10 से 100 तक फैलती हैं। इंटरनेट की गति से धीमी नहीं। चूंकि गु जियानली ने कभी शादी नहीं की, उनकी संस्कृति में जब कोई अविवाहित व्यक्ति मर जाता है तो वे बस एक ताबूत खरीदते हैं और अंतिम संस्कार किए बिना उसे अपने ही खेत में दफना देते हैं। अध्याय 699। वह संभवतः कीटनाशक कैसे पी सकता है? गु जियानली की मौत के बारे में सुनकर शेन मियामियान को जरा भी दया नहीं आई। इसके विपरीत उसने सोचा कि उसे वही मिला जिसका वह हकदार था। अपने पिछले जीवन की घटनाओं को याद करते हुए
उसे राहत की अनुभूति भी हुई। उसने सोचा था कि मामला ऐसे ही बीत जाएगा, लेकिन गु जियानली को दफनाने के अगले दिन वांग एरफेंग और गु जियानबिन उसकी सब्जी की दुकान के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जैसे ही वांग एरफेंग दुकान के प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसने जोर जोर से गाली देना शुरू कर दिया, जिससे दर्शकों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई, आओ और देखो, ये छोटी लड़की है, इतनी कम उम्र और कोई अच्छे कर्म नहीं। उसने मेरे बेटे को मार डाला, उसने घोषणा की, अपने पति के दोष से डरकर। वांग एरफेंग ने गु जियानली की मौत का असली कारण गढ़ा। उसने जनता से झूठ बोला और दावा किया कि गु जियानली ने शेन मियामियान के प्यार में आत्महत्या कर ली, जिसने उसे अस्वीकार करके उसका दिल तोड़ दिया था। चूंकि गु जियानली को शेन मियामियान की वजह से जेल हुई थी और वह उसे पहले बहुत पसंद करता था, किसी को भी वांग एरफेंग के शब्दों पर संदेह नहीं हुआ, जिसमें गु जियानबिन भी शामिल था, जिसने शेन मियामियान को अपनी आंखों में नफरत और घृणा के साथ देखा था। दाजुन दुकान में नहीं था और जियाओकुई और झांग कियान इस स्थिति को देखकर घबरा गए। यह इस तरह की घटना से उनका पहला सामना था और उन्हें नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। वांग एरफेंग, आप चीजें अंधाधुंध खा सकते हैं, लेकिन शब्द लापरवाही से नहीं बोलने चाहिए। आप कहते हैं कि मैंने आपके बेटे को मार डाला। आप पुलिस को बुला सकते हैं। यदि आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो यहाँ बकवास न करें, अन्यथा मैं आप पर मानहानि का मुकदमा करूंगा और आपकी गड़बड़ी के कारण व्यापार में हुए नुकसान के लिए आपको मुआवजा देना होगा। शेन मियामियान ने शांत भाव से वांग एरफेंग की ओर देखते हुए कहा। वांग एरफेंग पहले से ही दोषी महसूस कर रहे थे। वह यहाँ केवल अपने पति और छोटे बेटे को अपनी कहानी पर विश्वास दिलाने के लिए हंगामा खड़ा करने आई थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह हंगामा नहीं करती तो उन्हें उस पर संदेह होता। अब शेन मियामियान की बातें सुनकर वह घबरा गई, लेकिन उसने जवाब दिया, ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए डरा सकते हो क्योंकि मैं अशिक्षित हूँ। तुम्हारे कारण मेरा बेटा कीटनाशक पीने से मर गया और यहाँ तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुम्हें दैवीय प्रतिशोध का डर नहीं है? उद्धरण चिन्ह, अगर आपके बेटे ने कीटनाशक पिया तो आप उसे अस्पताल क्यों नहीं ले गए? अपने बेटे को अपने सामने मरते हुए देखना, उसे बचाए बिना, और अब आप यहाँ तमाशा बनाने आए हैं। गु जियानली की मौत के संबंध में शेन मियामियान ने कुछ बातें सुनी थीं, और जब उसने पहली बार खबर सुनी तो उसे यह अजीब लगा। गु जियानली के स्वभाव को देखते हुए वह कीटनाशक पीने की हिम्मत नहीं करेगा। कहानी में कुछ और होना चाहिए था। वांग एरफेंग के पास शब्द नहीं थे, इसलिए उसने अपना सिर पकड़कर बेहोश होने का नाटक किया। गु जियानबिन ने जल्दी से उसका समर्थन किया, फिर ठंडी आंखों से शेन मियामियान की ओर देखा और कड़वाहट से कहा, शेन मियामियान, मैंने वास्तव में तुमसे ऐसे व्यक्ति होने की उम्मीद नहीं की थी। मेरा बड़ा भाई तुम्हें इतना पसंद करता था, उसने तुम्हारे कारण कीटनाशक पी लिया। एक इंसान को कम से कम कुछ अपराधबोध महसूस होगा, है ना? तुम्हें दोषी महसूस नहीं होता है, और अब तुम उस व्यक्ति से भी इस तरह बात कर रहे हो जिसने अभी अभी अपना बेटा खोया है। क्या तुम भी इंसान हो? उद्धरण चिन्ह, उसके कीटनाशक पीने का मुझसे क्या लेना देना है? शेन मियामियान ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया, क्या उसने जो कीटनाशक पिया वह मैंने खरीदा था, या मैंने उसे जबरदस्ती उसके गले में डाल दिया? उद्धरण चिन्ह, तुम्हारे कारण मेरा भाई जेल चला गया। अगर वह तुमसे नहीं मिला होता तो उसने कीटनाशक पीने के बारे में कैसे सोचा होगा? गु जियानबिन ने कहा। उनकी नज़र में अगर शेन मियामियान नहीं होता
तो उसके बड़े भाई की मृत्यु नहीं होती और वह पूरे परिवार को शर्मसार करते हुए एक बलात्कारी की प्रतिष्ठा नहीं छोड़ता। शेन मियामियान के साथ बहस करने में असमर्थ। वांग एरफेंग ने रोने, हंगामा मचाने और आत्महत्या की धमकी देने का कृत्य किया। वह जमीन पर बैठ गई और चिल्लाने लगी, इस छोटी लड़की को देखो, वह बहुत बूढ़ी नहीं है, लेकिन उसने दूसरों की तरह पुरुषों को बहकाना सीख लिया है। उसने मेरे बेटे को मार डाला और अब वह मुझे, इस बूढ़ी औरत को गुस्सा दिलाकर मारना चाहती है। तुम सबको उससे सब्जियां नहीं खरीदनी चाहिए। वह जो सब्जियां बेचती है उसे खाने से पूरे परिवार के लिए दुर्भाग्य आएगा।